हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज से हम क्लास 11th का यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। जैसा कि हमारे इस यूनिट में पॉइंट है मोशन, ओके, एंड दैट इज रोटेशनल मोशन। हमने अभी तक जो हमारा नॉलेज हमने गेन किया है, हमने यूनिट 2 में काइनेमेटिक्स दैट इज लीनियर मोशन पढ़ा। ओके, ये जो हमने लीनियर मोशन पढ़ा है काइनेमेटिक्स में, ये हमने विदाउट द इफेक्ट ऑफ फोर्स इसको कैट किया था। ठीक है, हमने इसमें फोर्स को इंट्रोड्यूस नहीं कराया था। फिर इसके बाद हमने यूनिट 3 करा। यूनिट 3 में हमने यही लीनियर मोशन डिस्कस किया, लीनियर मोशन को डिस्कस किया। एंड हेयर द मोशन इज ड्यू टू फोर्स, और हमने उसके लॉस को समझा कि ये किस तरह से मोशन डेवलप करता है। ठीक है, दैट इज अगर कोई इम्बैलेंस फोर्स काम कर रहा होता है बॉडी पे, तो बॉडी मोशन में आती है, और जो मोशन उस बॉडी में डेवलप होता है वो इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स का मोशन होता है। ठीक है, तो अब हमने जो ये दोनों ही टॉपिक्स को डिस्कस किया था, दिस इज फॉर पॉइंट मास, पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड अ पार्टिकल। ठीक है, अब इस यूनिट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ओके, तो इससे पहले कि हम चैप्टर को स्टार्ट करें, हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं जो कि इस चैप्टर से लिंक्ड होगी और इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ पर सम स्मॉल डेफिनेशंस अबाउट द पार्टिकल। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो पॉइंट होगा, सबसे पहले जो आपका पॉइंट होगा, इट इज पॉइंट मास। ओके, इसके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट और अ पार्टिकल। ओके, सो a body is considered to be a point mass if it have mass but the size and shape of the object is negligible. Okay, an object is considered to be a point mass if it have mass but its size and shape is negligible. ओके, तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो होगा हमारा, वो एक पॉइंट मास होगा। नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है, ये है बॉडी और सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ओके, ये क्या है? सो इट इज अ arrangement of two or more particles
particles is called two or more particles with a fixed distance. With a fixed distance is called system of particle. ओके, और अ बॉडी। जैसे कि अगर आपका आप स्कूटर चला रहे हैं या बाइक आपके पास है, तो बाइक में मेनी पार्टिकल्स आर देयर और वो उन सभी पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है। सो इट विल बी अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल विच इज नेम्ड एज अ बाइक। ठीक है, इसी तरह से आपके पास एक टॉय है जिसमें 4 व्हील्स लगे हुए हैं एंड वो ऊपर से डिजाइन किया हुआ है। तो इस तरह से जो आपके पास वो टॉय होगा इन शेप ऑफ कार। ठीक है, सो इट इज अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। और इसी तरह से जो भी आप राउंड अपने अराउंड में कुछ भी चीजें देख रहे हो, दीज ऑल आर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ जाएगा, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी। ठीक है, अब रिजिड बॉडी क्या है? मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसमें सम अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट यहां पे मैंने आपको दिखाया एंड द डिस्टेंस बिटवीन द अरेंजमेंट बिटवीन टू डिफरेंट पार्टिकल्स इज लेट्स से 1 यूनिट। ठीक है, मैं इसमें इन एवरी पार्टिकल जो ये डिस्टेंस है ये 1 यूनिट का हमने यहाँ पे लिया है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे इसको एक फोर्स लगाता हूं जिससे मैं इसको डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रहा हूं फ्रॉम दिस पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो मैं यहाँ देखता हूं कि ये बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ डिस्प्लेस होती है और जो अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स था इट इज ऑल्सो सेम आफ्टर द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, विच मीन्स ये जो डिस्टेंस बिटवीन द इंटर पार्टिकल्स है ये रिमेन सेम है, 1 यूनिट का ही है। तो हम यहां पे देखेंगे द टोटल इफेक्ट ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स इज gives effect in the each particle and the fixed distance between the interparticles is not change, which means every particle exactly move in the same distance as the object is moved। तो ऐसा जो बॉडी होगा उसको हम रिजिड बॉडी बोलेंगे। ठीक है, तो सिंपली आप रिजिड बॉडी के लिए लिख सकते हैं एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अ रिजिड बॉडी और रिजिड ऑब्जेक्ट if the arrangement of the interparticles is not changed after the application of force on it। ठीक है, तो ये एक रिजिड बॉडी होगा। तो हम इसको लिख लेते हैं, an object is said to be an object is said to be a rigid body if the interparticle distances between their intermolecules or interparticle not change after application of force, after applied force।
ठीक है। दूसरे वर्ड में आप कह सकते हो कि अगर फोर्स के अप्लाई करने से इफ देयर इज नो चेंज इन द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन इट, द बॉडी इज सेड टू बी अ रिजिड बॉडी। ओके, सो दिस इज अबाउट द बॉडी एंड ऑब्जेक्ट. Now we understood about the center of mass. Center of mass. ओके, देखिए मान लेते हैं कि मेरे पास एक बुक पे ये डस्टर मैंने इस तरह से इसको रख दिया, ठीक है, और मैं इसको रोटेशनल मैं इसको ट्रांसलेटरी मोशन देना चाहता हूं, तो मैं इस डस्टर को डिफरेंट पार्टिकल से बना हुआ मान सकता हूं, ठीक है। तो अगर मैं इस डस्टर को ट्रांसलेटरी मोशन देने की कोशिश करता हूं तो आई नीड टू अप्लाई द फोर्स ऑन ईच पार्टिकल बाय विच द बॉडी इज फॉर्म्ड, ठीक है। जितने पार्टिकल से ये बॉडी बनी हुई है उन सभी पार्टिकल पे मुझे फोर्स लगाना होगा। तो अब अगर मैं सिंगल फोर्स लगाता हूं डिफरेंट पॉइंट पे, तो मैं देखूंगा कि ये बॉडी क्या कर रही है, टर्न कर जा रही है, मतलब रोटेशन कर रही है। मैं चाहता हूं कि इसको मैं सीधी डायरेक्शन में घुमा सकूं एट अ सिंगल पॉइंट और एट अ सिंगल अमाउंट ऑफ फोर्स इस पे लगा के। तो मुझे इसका एक ऐसा पॉइंट ढूंढना होगा पूरी बॉडी में जो कि इसमें प्रेजेंट होगा, जहां पे मैं फोर्स लगाऊं और ये कंप्लीट इफेक्ट से इसको ट्रांसलेटरी मोशन ही दे, ठीक है। तो वो जो पॉइंट होता है जहां पे हम फोर्स लगाएं और वो मुझे सिंगल इफेक्ट ऑफ कंप्लीट फोर्सेस का इन द रोटेशनल मोशन में दे। ये देखिए सिचुएशन, जैसे मैंने ये 4 फोर्स लगाए और ये 4 फोर्स इसको ट्रांसलेटरी मोशन देते हैं। अगर मैं इन चारों फोर्स का सिंगल फोर्स विच मीन्स 4 न्यूटन का अगर फोर्स मैं 4 फिंगर से लगा रहा हूं, तो अब मैं इस थंब से इसको वही 4 न्यूटन का फोर्स लगाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये रोटेट कर रही है ये। तो अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट जो कि इसके सेंटर में कहीं होगा उससे इसको फोर्स लगाऊंगा, तो मैं क्या देखूंगा कि ये सिंगल डायरेक्शन और स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में मूव कर रही है। ये वाला जो पॉइंट होता है बॉडी का, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। तो एक्चुअली है क्या, मैंने एक सिंगल फोर्स लगाया जिसका मैग्नीट्यूड उन चारों फोर्सेस के बराबर था, और मैंने देखा कि ये स्ट्रेट मोशन करती है, मतलब स्ट्रेट लाइन ट्रांसलेटरी मोशन इसके अंदर आया। इसका मतलब कि ये जो पॉइंट होगा, क्योंकि ये जो डस्टर है ये हमने 4 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया, हर डिफरेंट पॉइंट का एक सिंगल मास होगा, तो मुझे ऐसा एक पॉइंट इसमें ढूंढना होगा जो इसको सिंगल इफेक्ट दे। इस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, मतलब सभी मास का सेंटर उस पे लाई करता है, विच मीन्स टोटल मास इज कॉन्सेंट्रेटेड ओवर दैट पॉइंट, तो इसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास क्या है, दैट सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज दैट पॉइंट lies in the body at where total mass of the body supposed to be concentrated. ओके, तो ऐसा पॉइंट जहां पे बॉडी का टोटल मास कॉन्सेंट्रेट करेगा इज नोन एज सेंटर ऑफ मास। फॉर एग्जाम्पल, इसी को आप दूसरे फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं कि द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी एट दिस पॉइंट
gives the single effect or the complete effect of the different forces acting on the different point of the body। ठीक है, तो अगर हम एग्जांपल के लिए कहें, सपोज कि हमारे पास ये एक रॉड है जिसका लेंथ हमारे पास L है। ठीक है, तो जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा एक रॉड का, ये इसके मिड पॉइंट पे लाई करेगा, विच मीन्स द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज L/2 एंड फ्रॉम हेयर इज ऑल्सो L/2। इसी तरह से अगर मेरे पास एक स्क्वायर है, तो जो एक स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास होगा वो इसके डायगोनल के इंटरसेक्ट पे काम करेगा या साइड्स के मिड पॉइंट जहां पे मिलेंगे वहां पे। जैसे कि ये मैंने डायगोनल्स को मिलाया, तो डायगोनल्स इसको इंटरसेक्ट करते हैं एट दिस पॉइंट। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स, अपोजिट साइड्स को ज्वाइन कराऊंगा, तो जो ये पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे, इससे जो पॉइंट मिलेगा मुझे, दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस स्क्वायर। इसी तरह से आप इस रेक्टेंगल के लिए, पैरेललोग्राम के लिए निकाल सकते हैं, एट वेयर द डायगोनल और द मिड पॉइंट ऑफ देयर साइड्स इंटरसेक्ट ईच अदर, दिस इज द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल के लिए जब हमें सेंटर ऑफ मास निकालना होगा बच्चों, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें उसका ऑर्थो सेंटर निकालना पड़ेगा। ऑर्थो सेंटर कैसे निकालते हैं, द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड इज गिव्स अस द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास दिस। ठीक है, तो इस तरह से जो ये परपेंडिकुलर्स हम ड्रॉप करते हैं फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स टू द साइड और टू द बेस, विच गिव्स अस द वैल्यू ऑफ और द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, दिस इज अबाउट द सेंटर ऑफ मास। ओके, नाउ अब जो हमारा यहाँ पे टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि एक्चुअली इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट, वो है आपका कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। यहाँ पे हमारे पास जो कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है, हम दो तरह के कैलकुलेशन करेंगे। एक तो हम करेंगे, फर्स्ट वी हैव कैलकुलेट फॉर टू पार्टिकल सिस्टम, टू पार्टिकल system, and second we calculate for the n particle system, n particles system। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि जो ये सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेशन है वो किस तरह से निकाला जाएगा। ठीक है, तो उसको समझते हैं। देखो, जैसे कि हमारे पास ये एक रॉड है। ठीक है, इस रॉड पे हमने एक पॉइंट ले लिया, ये इसके टू एक्सट्रीम पॉइंट हैं, लेट से ए एंड बी। ठीक है, इन ए और बी पे हमने एक पॉइंट ले लिया, लेट से ओ। ये जो पॉइंट ओ है बच्चों, दिस इज नोन एज पॉइंट ऑफ रोटेशन। पॉइंट ऑफ रोटेशन, जैसा कि आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि अगर हम किसी भी एक्सट्रीम एंड पे कुछ लोड रखते हैं, तो ये नीचे की तरफ झुकेगा और दूसरा एक्सट्रीम एंड ऊपर की तरफ जाएगा। ये इफेक्ट आपने देखा है। दिस, ये हमारे पास एक सेंटर पॉइंट है जिसको पाइवोट कहते हैं। ठीक है, या फल्क्रम कह सकते हो आप। हमने यहाँ पे एक लोड को अप्लाई कर दिया। ठीक है, m वेट है उसका, लेट से m1, तो ये W1 से m1g से नीचे की तरफ अट्रैक्ट होगा ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो हम क्या देखते हैं कि जो दूसरा वाला इसका पॉइंट है वो ऊपर की तरफ मोशन करता है, और इस सिचुएशन में हम देखते क्या है कि ये इस तरह से रोटेशन करता है अबाउट दिस फिक्स पॉइंट को।
ठीक है। तो जो ये इसका रोटेशन आता है वो किसके अगेंस्ट आएगा? मान लो कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है m1, बी पे m2 ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और अगर ये टोटल डिस्टेंस a से b तक की जो डिस्टेंस है इसको हम r कहें, और हम अब इन दो पार्टिकल्स, एक है a पर और एक है b पर, इन दो पार्टिकल का डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन ले, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा इस वाले डिस्टेंस को हम बोलेंगे r2 एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ रोटेशन a इज r1। यहां तक बात आ रही है समझ में? ठीक है। अब यहां पे जो प्रोडक्ट होता है बच्चों ये, ओके, तो ये जो हमारे पास रोटेशन आएगा, ठीक है, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं आर्म ऑफ रोटेशन, ये जो है, ठीक है, R2, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा उसका वो रोटेशन देगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक मास ऑब्जेक्ट रखता हूँ, ठीक है, और ये उसकी रेडियस है, ठीक है, तो रेडियस ऑफ रोटेशन को ही हम बोलेंगे आर्म ऑफ रोटेशन, आर्म ऑफ रोटेशन, ठीक है, ओके। अब ये जो आर्म ऑफ रोटेशन होती है विच इज द रेडियस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन टू द एक्सट्रीम, ये हो गई आपकी आर्म ऑफ रोटेशन। एंड यहां पे जो भी चीज रोटेट होगी अबाउट द रेडियस और अबाउट द आर्म ऑफ रोटेशन, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं मोमेंट ऑफ, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट होता है, एक्चुअली जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट ऑफ मास टू आर्म ऑफ रोटेशन, आर्म ऑफ रोटेशन, ठीक है, इसके लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं दिस इज मोमेंट ऑफ, मोमेंट ऑफ किसका? जो भी वहां पे क्वांटिटी होगी, यहां पे मास एक क्वांटिटी, तो हम बोलेंगे मोमेंट ऑफ मास। मान लेते हैं कि यहाँ पे जो हमने ये जो लोड रखा है, इस लोड की वजह से नीचे की तरफ जा रहा है, विच मीन्स उसके पास क्या है? फोर्स है, ठीक है, तो हम उसके लिए वर्ड यूज कर देंगे मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखते हैं कि इसके पास हमने जो ये फोर्स लगाया उसकी वजह से ये बॉडी नीचे की तरफ एक v वेलोसिटी से मोशन करती है, तो मास के साथ जैसे ही मल्टीप्लाई v का होता है तो हमारे पास mv मिलेगा, एंड mv इज व्हाट? लीनियर मोमेंटम, ठीक है, p इज मोमेंटम। तो हम यहां पे क्या यूज कर देंगे? मोमेंट ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं रोटेशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी अबाउट द पॉइंट ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो जो भी बॉडी अबाउट द पॉइंट ऑफ रोटेशन विद द वैल्यू ऑफ रोटेशनल आर्म के साथ प्रोडक्ट में आएगी, उसका हम मोमेंट उसको मानते हैं, ठीक है। तो अब हम यहां पे सीखते हैं कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। देखिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका मास m1 m2 है, जो कि पॉइंट ऑफ रोटेशन से r1 एंड r2 डिस्टेंस पे लाई करते हैं। देयरफॉर टोटल मास ऑफ द बॉडी, टोटल मास ऑफ बॉडी, और बॉडी के लिए वर्ड क्या यूज कर लेंगे आप? सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल होगा उसका टोटल मास हम कह सकते हैं कैपिटल M, और इट इज इक्वल टू समेशन ऑफ M। यहां पे जो समेशन ऑफ M है, जितने भी पार्टिकल उसमें लिंक होंगे उन सभी का सम हो जाएगा। मान लेते हैं कि अगर इसमें n पार्टिकल्स हैं तो कैपिटल M किसके बराबर हो जाएगा? समेशन M, एंड हियर समेशन M इज m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 अप टू समेशन n, ठीक है। इसी तरह से अगर रेडियस ऑफ रोटेशन r1 r2 r3 हो तो हमारे पास सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ मास, ये जो क्वांटिटी होगी
ये हो जाएगी हमारे पास समेसन एम आर। ठीक है, ये जो समेसन एम आर होगा, इट इज समेसन एम आर इज प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस अबाउट द सेंटर ऑफ रोटेशन m1 r1 m2 r2 एंड सो ऑन mn rn। ठीक है, ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ रोटेशन। ठीक है, अब हमें अगर इसका टोटल मोमेंट ऑफ मास निकालना है, ठीक है, देयरफॉर टोटल मोमेंट ऑफ मास, तो टोटल मास है हमारे पास कितना, तो आंसर है हमारे पास टोटल मास है m, और जो एक कंप्लीट रेडियस हम लेंगे अबाउट दिस, उसको हम बोलेंगे RCM। ठीक है, ये जो RCM होता है स्टूडेंट्स, ये होता है रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ मास, रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इसी को आप डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास भी बोल सकते हो। ठीक है, ईदर यू कैन यूज हियर डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो अब जो इसका कैलकुलेशन होगा, ये हो जाएगा आपके पास MRCM इज इक्वल टू समेसन MR। ठीक है, तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा M1 R1 M2 R2 एंड MN RN। ठीक है, ये वाली जो क्वांटिटी होगी, दिस इज द टोटल मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब हम यहाँ पे सीखते हैं, दिस इज ऑल अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और मोमेंट ऑफ मासेस। ठीक है, नाउ राइट हेडिंग फॉर सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। ठीक है, देखिए हेडिंग है हमारे पास सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारे पास टू पार्टिकल सिस्टम है विथ पॉइंट A एंड B एंड सेंटर पॉइंट O। ये जो सेंटर पॉइंट O है, ये A से R1 डिस्टेंस पे है और B से R2 डिस्टेंस पे है, और A पर मास M1 और B पर मास M2 है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास जो टू पार्टिकल सिस्टम है, ये आ जाएगा मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू टोटल मोमेंट ऑफ मास, टोटल मोमेंट ऑफ मासेस। ठीक है, इसको जो हम कैलकुलेट करेंगे, दिस इज इक्वल टू RCM एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू समीशन MR, और यहाँ पे हमारे पास ये दो पार्टिकल का सिस्टम है, तो ये हो जाएगा M1 R1 प्लस M2 R2। ठीक है, तो ये हमारे पास जो कैलकुलेशन आ जाएगी मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, दिस इज RCM इज इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन दिस M। जैसा कि आपको पता है, दिस M इज इक्वल टू कैपिटल M जो है वो समीशन M विच मीन M1 प्लस M2 के बराबर है, तो हम यहाँ यूज कर सकते हैं M1 प्लस M2 भी, दैट इज
रोटेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2। ये जो आपके पास फॉर्मूला आया, दिस इज द रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट अ पॉइंट ऑफ रोटेशन फॉर टू पार्टिकल्स। ठीक है, अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ स्पेशल केसेस हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके, देखिए हमने ये जो फॉर्मूला डेराइव किया, इससे यहाँ पे आप देखिए कि हाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस रेडियस सेंटर ऑफ दिस। तो हमारे पास पहला पॉइंट आ जाएगा, स्पेशल केसेस आर स्पेशल केसेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 स्पेशल केसेस हैं, क्योंकि हम किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास 3 पॉइंट के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। एक 4 पॉइंट ए, दूसरा 4 पॉइंट बी एंड थर्ड इज फॉर पॉइंट ऑफ रोटेशन ओ। ठीक है, अब हम जो ये पॉइंट ऑफ रोटेशन ओ मानते हैं, इसी को हम लोकेशन देते हैं रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, अब इसको देखिए कैसे निकालेंगे। पहला, व्हेन ऑब्जर्वेशन स्टार्ट फ्रॉम ए, ऑब्जर्वेशन स्टार्ट्स फ्रॉम ए। अगर हम ऑब्जर्वेशन को ए से स्टार्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पे R1 तो 0 हो गया। ठीक है, R1 0 हो जाएगा और R1 है क्या, तो आंसर है OA। ये O ही कहाँ पहुंच जाएगा, ऑब्जर्वेशन एट दिस। ठीक है, एंड AB जो हो जाएगी हमारे पास, वो हो जाएगी R2, जो कि हो जाएगा इक्वल टू R, जो कि टोटल डिस्टेंस होगा आपका यहाँ से। ठीक है, तो जब हम यहाँ से इस फॉर्मूले में वैल्यू को रखेंगे, RCM विच मीन्स रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम A इज गिवन बाय दिस m1 into 0 plus m2 r2 and the value of r2 is r is m1 plus m2। तो जब हम ऑब्जर्वेशन स्टार्ट A से करेंगे तो जो हमारा रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा वो हो जाएगा m2r अपॉन m1 प्लस m2 के बराबर। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, दूसरा देखिए, when observation starts from B। जब हम B से इसको स्टार्ट करेंगे तो हमारा जो AB जो कि होगा इक्वल टू R1, ये हो जाएगा आपका R के बराबर। ठीक है, और जो R2 की वैल्यू आएगी ये हो जाएगी 0। ठीक है, देयरफॉर रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम B इज लाइज एट m1 इंटू R प्लस m2 इंटू 0 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये वाला जो हमें रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ मास मिलेगा, ये मिल जाएगा हमें m1r अपॉन m1 प्लस m2 के इक्वल। ठीक है, एक ये वैल्यू मिल जाएगी हमें। अब हमें इसका तीसरा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखना है, जो हमें बहुत सारी वैल्यूज के बारे में बताएगा। ठीक है, नाउ द थर्ड पॉइंट इज सी, थर्ड पॉइंट, व्हेन ऑब्जर्वेशन स्टार्ट्स एट O। ठीक है, जब हम इसे O से स्टार्ट करेंगे तो OA वैल्यू होगी हमारी R1 एंड OB वैल्यू होगी हमारी -R2।
यहाँ पे इसको देखिए क्यों माइनस आर टू होगा। तो देखो, अगर हम डिस्टेंस फ्रॉम ए टू ओ लेते हैं रेडिय और रोटेशन को देखिए ओ टू ए, इसको हमने अगर पॉजिटिव लिया, दिस इज टेकन एज पॉजिटिव विच मीन्स डायरेक्शन फ्रॉम ओ टू ए इज टेकन एज पॉजिटिव, तो इट इज वेरी क्लियर द डायरेक्शन फ्रॉम ओ टू बी इज अपोजिट टू ओ ए टू ए विच मीन्स ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। एंड द लोकेशन ऑफ आर सी एम इज बिकम जीरो। ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है आर सी एम, उसमें हम इनकी वैल्यूज को रख लेंगे एम वन आर वन प्लस एम टू माइनस आर टू अपॉन एम वन प्लस एम टू। तो हम क्या देखेंगे, दिस आर सी एम इज जीरो, देन वी गेट दिस एम वन आर वन माइनस एम टू आर टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हमें यहाँ से एक रिजल्ट मिल जाएगा जो कि होगा एम वन आर वन इक्वल टू एम टू आर टू। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, रेशियो ले लेते हैं मासेस का उनके रेडियस के हिसाब से। तो ये रेशियो आएगा एम वन अपॉन एम टू इज इक्वल टू आर टू अपॉन आर वन। ठीक है, ये जो हमें रेशियो है किस तरह का मिला, तो हमें ये जो रेशियो मिल रहा है वो मिल रहा है एम वन इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन। अब क्योंकि यहाँ पे ये जो दो क्वांटिटीज हैं ये हम कांस्टेंट अगर कर लेंगे तो हमें ये रेशियो मिल जाएगा एम वन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर वन विच मीन्स आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें यहाँ पे मिलता है कि अगर मास ज्यादा होगा तो रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ मास इज नियर टू द हेवियर बॉडी, and if the mass is lighter which means the body is lighter then the radius of center of mass is far from the lighter body। ठीक है, इसको हम यहाँ पे रिटर्न कर लेते हैं। this gives us that heavier body is nearer to point of rotation, ठीक है, और इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन के लिए हमने पॉइंट ऑफ रोटेशन माना है रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ मास को विच मीन्स नियरर टू आर सी एम। क्लियर है, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, द सेंटर ऑफ मास of heavier body is near while the center of mass of lighter body is far away from the center of mass। ठीक है, ये आपके पास एक important रिजल्ट है, just note it। ओके, अब हम यहाँ पे एक important कैलकुलेशन देख लेते हैं। लेट्स सी, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले एक कैलकुलेशन किया था that is r m इंटू समेसन m इंटू r जो कि किसके बराबर है आर सी एम के। ठीक है, आर सी एम को अगर हम ये यहाँ पे ले लेते हैं तो ये हमारा कैलकुलेशन बन जाएगा एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू प्लस अप टू एम एन आर एन। ठीक है, अगर बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये जो थर्ड केस था, अबाउट सेंटर ऑफ मास रोटेट करती है, तो इफ बॉडी रोटेट्स अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, देयरफॉर आर सी एम बिकम जीरो। ठीक है, अगर ये RCM जीरो बन गया तो आप यहां से देख सकते हैं कि समेसन MR की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, अगर समेसन MR की वैल्यू जीरो हो गई इसका मतलब दिस समेसन MR इज इक्वल टू M1 R1 M2 R2 and up to mn
Rn will become 0. This is the total moment about n particles of a system about its center of mass. Just note it. Thank you.